इट्स आवर पार्ट 4 था माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, ये हमारा क्या है, पार्ट 4 है माइक्रोबायोलॉजी का। एक मिनट। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हम अभी तक हमने जितना भी देखा माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक, इसमें क्या है कि इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक्स होगा, उसमें रखते हैं हर चीज एकदम ब्रीफ रहेगा। अभी तक हमने क्या देखा कि ऑयल रिफाइनरी देखा, एनर्जी देखा, फिर हमने वाटर माइक्रोबायोलॉजी देखा, एयर माइक्रोबायोलॉजी देखा, डिसीजेस जैसे एयर में होती हैं, कॉज कहते हैं, कौन कौन से पैथोजन के जरिए कौन सी डिसीज होती है, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग देखा था हमने, साथ ही साथ सॉयल माइक्रोबायोलॉजी देखा, इंडस्ट्रियल, मिल्क, ये सारे माइक्रोबायोलॉजी हमने देख लिए हैं। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, अब हम आपको देखेंगे माइनिंग के बारे में। यहाँ माइनिंग देखेंगे, फिर स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और फिर लास्ट में हम देखेंगे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। तो हम स्टार्ट करते हैं माइनिंग से। ठीक, माइनिंग वर्ड से समझ में क्या आता है कि यहाँ पे उस वर्ल्ड की, मतलब उस चीज की बात चल रही है, जैसे कि जो चीज जिससे खदान उदान होता नहीं है, जहाँ पे कोर्स आपके होते हैं, मेटल्स आपके पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हो गया, तो इन यहाँ पे सब पाए जाते हैं, फिर सिलिकॉन्स एक्सेट्रा। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनके रिफाइन किया जाता है, उनको मतलब क्या कहते हैं, एकदम प्योरीफाई किया जाता है, रिफाइनिंग की जाती है, माइनिंग की जाती है, फिर ऑक्सीडाइज किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है। तो ये सारे वर्क्स जो होते हैं उसमें भी माइक्रोबायोलॉजी का बहुत अहम रोल है। ठीक, रिमूवल ऑफ हैवी मेटल प्रोडक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड्स। यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि हम कुछ हैवी मेटल्स जैसे कि कुछ मेटल्स होते हैं जिनमें काफी सारी चीजें अनवांटेड भी अटैच होती हैं, तो उन सारी चीजों को अलग करना और प्योरीफाइड, एक कहते हैं अलग प्योर मेटल को अलग करना, तो काफी चीजों से होता है, जैसे कि पेस्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड हो गया, इन सब से हम मिलकर करते हैं। और नॉन डिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, उनकी बात चली, नॉन डिग्रेडेबल मतलब उनको हम अलग कर रहे हैं जो कि डिग्रेड नहीं हो सकते, जो कि मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनको डिग्रेड करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक, जैसे कि अगर हम एकदम प्योर बात करें, तो अगर हम ले लें प्लास्टिक, तो क्या प्लास्टिक डिग्रेड हो सकता है? नहीं, प्लास्टिक डिग्रेड नहीं हो सकता है। रिसर्च चल रही है कि प्लास्टिक को डिग्रेड करने के लिए कुछ एंजाइम भी निकाले गए हैं कि प्लास्टिक डिग्रेड हो जाए, वरना बेसिकली प्लास्टिक डिग्रेड नहीं हो सकता है। ट्रीटिंग एयर पोल्यूशन कॉज बाय सल्फर डाइऑक्साइड। फिर एयर पोल्यूशन में जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2, SO2 जो होता है, ये एक कॉमन एयर पोल्यूशन नहीं है, ये सबसे ज्यादा डेंजर और सबसे ज्यादा ही हार्मफुल एयर पोल्यूशन है। ठीक, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इससे क्या क्या होता है कि इससे जितने भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसीजेस हैं वो कॉज होते हैं। साथ ही साथ SO2 से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से, कि जो कुछ लोग देखो, कुछ लोग की आंखें जब वो बाहर जाते हैं तो उनकी आंखें एकदम रेड हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो SO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और उनकी आंखें पूरी रेड हो जाती हैं। साथ ही साथ आंखों में जलन होना। आंखों में जलन क्यों होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है कि आंखों में जलन भी होती है। अस्थमा हो गया, डायनीसिया हो गया, तो ये सब जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब सल्फर डाइऑक्साइड के जरिए बहुत ज्यादा होती है। ठीक, NO2 जो होता है, NO2, ये भी होता है हार्मफुल, लेकिन SO2 से ज्यादा हार्मफुल कोई भी गैस नहीं है। और SO2 को हम क्या बोलते हैं? SO2 को हम बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट एयर। ठीक, और खासकर ये तब ज्यादा रिएक्टिव होता है जब ये कहते हैं ये थोड़ा सा लो स्टेज पे होता है। जब ये लाइट स्टेज पे होता है SO2, तो ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक, और SO2 आपके यहाँ तक कि रेन में भी पाया जाता है, जिसको एसिड रेन बोला जाता है। जब यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द माइक्रोबल एक्टिविटी। जब हम क्या कहते हैं, अगर किसी प्लास्टिक को हम यूज कर रहे हैं और उसको डिग्रेड करने का काम कर रहे हैं, तो उसको भी हम माइक्रोबल एक्टिविटीज कराते हैं। बेसिकली अगर वैसे रख दो तो प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होगा,
लेकिन प्लास्टिक को डिग्रेड करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, और इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं कि उसको किसी ना किसी तरह हम किसी यूज में ला देते हैं। ठीक, नाउ वेट है रीस्ट, ये हमारा क्या है कि पार्ट 4 है। ठीक, माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट 4 है। पार्ट 1 में अभी तक हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने सॉइल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी। ठीक, उसके बाद इंडस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी, साथ ही साथ हमने हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा था, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा था, ये सब पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा था कि मिल्क माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा, फिर एयर कॉज डिसीज माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा, एयर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा, फिर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ी थी। तो ये सब चीजें हम पढ़ लिए हैं पहले पार्ट में, मतलब प्रीवियस पार्ट्स में जितने भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 थे, तो उन सारे पार्ट्स में हमने पढ़ लिया था। साथ ही साथ एनर्जी के बारे में भी पढ़ा कि एनर्जी के फील्ड में माइक्रोबायोलॉजी का क्या यूज है। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पे माइनिंग की। तो माइनिंग है क्या? अब माइनिंग वो होता है कि जहाँ पे हम अनवांटेड हैवी मेटल्स को रिमूव करते हैं। यहाँ पे कुछ मेटल्स क्रिएट हुए, जैसे मेटल्स हो गए, फॉर एग्जांपल जिंक हो गया आपका, कॉपर हो गया आपका, फिर आपका सिलिकॉन हो गया, फिर आपका गोल्ड हो गया। तो ये सब जो मेटल्स हैं इनका क्या होता है कि इनका जब एक्सट्रैक्शन का काम होता है, फिर प्यूरिफिकेशन का काम होता है, रिफाइनिंग का काम होता है, तो उस फील्ड में भी हम माइक्रोबायोलॉजी को यूज करते हैं। अब हम उस फील्ड में माइक्रोबायोलॉजी का फिर वहाँ यूज कैसे है और किस तरह से यूज होगा, तो वहाँ पे क्या होता है उस फील्ड में कि काफी सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं कि जो उनको दूर करने को, मतलब उनकी चीजें हैं, जितनी भी अनवांटेड मटेरियल है उनको दूर करने में हेल्प करती हैं। ठीक, और जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, वो एक हैवी मेटल प्रोडक्ट होते हैं जिनको अलग किया जाता है, और एक प्योर फॉर्म में जितने भी मेटल्स होते हैं उनको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब लेते हैं। ना इसके पूरे बेसिक टच पे आते हैं हम, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी नॉन डिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स होते हैं, कुछ नॉन डिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स होते हैं और हर्बिसाइड्स होते हैं। यहाँ पे उनका क्या होता है कि उनको अलग किया जाता है, उनको मतलब ला के उनको अलग किया जाता है। क्योंकि नॉन डिग्रेडेबल वर्ड से हमें क्या समझ में आता है? नॉन डिग्रेडेबल मतलब ये होता है कि वो चीजें जो कि डिग्रेड नहीं हो सकती हैं। ठीक, जो कि क्या होती है, रिमूव नहीं हो सकती हैं। अगर हम एक बेसिक सी बात करें तो प्लास्टिक एक ऐसी चीज होती है जो नॉन डिग्रेडेबल है, ठीक, जो डिग्रेड नहीं हो सकती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ठीक, इसको भी सर्च किया गया है कि कुछ एंजाइम उन्होंने मतलब निकाला है, आविष्कार किया है कि जिसकी वजह से क्या हो कि जो प्लास्टिक हो उसको भी डिग्रेड करने में अब वो हेल्प करे और जल्दी से जल्दी प्लास्टिक भी डिग्रेड हो जाए। अब अगर हम बात करें ट्रीटिंग एयर पोल्यूशन कॉजेज, देखो कुछ एयर पोल्यूशन जैसे कॉज होते हैं। अगर हम SO2 की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड के, ठीक, SO2, एक मिनट, अगर हम SO2 की बात करें तो जो SO2 होता है ये बहुत ही ज्यादा डेंजर और हार्मफुल एलिमेंट्स है, एक एयर है जो कि हमारे अगर सराउंडिंग में प्रेजेंट हो जाता है, इन्वायरमेंट में अगर प्रेजेंट होता है तो हमारे लिए बहुत हार्म करता है। जितनी भी आपके लंग्स रिलेटेड डिसीज है या फिर एयर से रिलेटेड डिसीजेज होती हैं, जैसे कि आपका अस्थमा हो गया, फिर डायलिसिया हो गया, तो और भी सारी डिसीजेज जो होती हैं, इनिमिया हो गया, सॉरी इम्फाइसिया हो गया, तो ये सब जो डिसीजेज होती हैं बेसिकली ये SO2 से कॉज होती हैं। और भी एयर है, जैसे कि अगर और इवेंट्स की बात करें तो NO2 भी हो गया। लेकिन जो SO2 होता है एज कम्पेयर टू NO2 ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। और SO2 को हम क्या बोलते हैं? SO2 को हम प्राइमरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक,
तो पोल्यूटेंट मतलब क्या होता है कि वो एजेंट जिससे पोल्यूशन कॉज होता है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट एयर बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये प्राइमरी स्टेज लेवल पे होता है। और ये और क्या क्या कॉज करता है, जैसे कि आपकी जब आंखें रेड हो जाती है, रेडनेस ऑफ आई, तो वो क्यों होता है कि वो चाहते हैं जब एयर में एसिड प्रेजेंट हो जाता है। और काफी लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, काफी लोग के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम बेसिकली हम अगर कुछ लोगों को देखें, कुछ लोग होते हैं कि जो हम लोग एयर में निकलेंगे तो हम लोग की आंखें नॉर्मल रहेंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें रेड रहती हैं। तो क्या होता है कि जो उनकी बॉडी है, जो उनकी आई है, वो एसिड को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इसलिए उनकी आंखें तुरंत रेड हो जाती हैं। ठीक, साथ ही और क्या होता है कि रेडिस ऑफ आई हो गया। और जब आंखों में हमारे बहुत जलन सी होती है, तो वो क्यों होती है, इरिटेशन क्यों होती है, इसलिए होती है वो एसिड की वजह से हमारी आंखों में भी इरिटेशन होती है। ओके, फिर और हम बात करें तो यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और ऑल्सो ऑन द माइक्रोबल एक्टिविटी। जो हम कुछ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होते हैं, कुछ प्लास्टिक हो गए नॉर्मल प्लास्टिक, मोटे मोटे प्लास्टिक की हम बात न करें, तो कुछ प्लास्टिक होते हैं जो डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक, अगर हम डिग्रेड प्लास्टिक की बात करें तो समझो एक पतली सी सेल्फिन हो गई, वो डिग्रेड हो सकती है। लेकिन अगर हम बेसिक प्लास्टिक की बात करें तो वो डिग्रेड नहीं हो सकती। और भी क्या होता है कि हम प्लास्टिक को बेसिकली क्या करते हैं कि उनको रिसाइकिल करते हैं। कि एक जैसे प्लास्टिक का कुछ भी अगर क्या हुआ कि प्लास्टिक हैं कि प्लास्टिक का हम टॉय बना देते हैं। ठीक, इससे क्या होता है, इसे डिग्रेड के साथ माइक्रोबल्स, कुछ माइक्रोब्स के जरिए वो डिग्रेड होते हैं। पतली वाली सेल्फिन्स की बात चल रही है यहाँ पे, जो डिग्रेड होते हैं। नाउ व्हाट इज बायो माइनिंग। बायो अलग कर दो और माइनिंग अलग कर दो। इस वर्ड से हमको समझ में आ रहा है कि वो माइनिंग, इस तरह की माइनिंग जहां पे हम कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स को या फिर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके माइनिंग में वर्क कराते हैं। ठीक, माइनिंग के फील्ड में हम कुछ ऑर्गेनिज्म को लाए हैं और उनका हेल्प लेके माइनिंग करा रहे हैं। तो उस टर्मोलॉजी को हम कहते हैं बायो माइनिंग। बायो माइनिंग एक टेक्निक होती है जहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब मेटल का एक्सट्रैक्शन, मतलब मेटल की प्योरिफिकेशन का काम चलता है फ्रॉम ओर्स एंड अदर सॉलिड मेटल्स मटेरियल्स। कुछ ओर्स, मतलब जो कुछ ओर्स होते हैं, अनवांटेड ओर्स होते हैं, जब ओरिफिकेशन का काम चलता है तो उसमें भी देखो कुछ ओर्स होते हैं। क्या किया जाता है कि टैंक से भरा हुआ पानी ले लिया जाता है और टैंक से भरा हुआ पानी लेने के बाद क्या करते हैं, पूरा वाटर फिल कर देते हैं और जितने भी होते हैं मेटल्स उसमें डाल देते हैं। तो जो हैवी मेटल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। ये आप सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं। तो हैवी मेटल्स क्या होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं और जो क्या कहते हैं प्योर मेटल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ये ओरिफिकेशन का यहाँ से भी काम आपका चलता है। ठीक, ये आप बीएससी सेकंड ईयर में पढ़े हैं केमिस्ट्री में। और पेपर नंबर पेपर आपका सेकंड या थर्ड है। हम्म, तो फिर और चीजें क्या है इसमें, और फिर क्या करते हैं कि वो अलग कर दिए। ठीक, टाइपिकली हम किस ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म जिनको हम यूज करते हैं वो हमारे हो गए प्रोकैरियोट्स हो गए, फंगी हो गए और कुछ प्लांट्स हो गए। और प्लांट कैसे होते हैं, प्लांट वो होते हैं कुछ जो फोटो एक्सट्रैक्शन प्लांट होते हैं। फोटो एक्सट्रैक्शन जो प्लांट होते हैं उनको हम बेसिकली फाइटो माइनिंग कहते हैं। ठीक, तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि माइनिंग में भी हेल्प करते हैं। और जो बैक्टीरिया को यूज करते हैं, जो बैक्टीरिया हम यूज करते हैं वो बैक्टीरिया है एसिडिथिलोबैसिलस फेरिऑक्सिडन। ये जो बैक्टीरिया होता है ये बेसिकली कॉपर की फील्ड में यूज किया जाता है। कॉपर की माइनिंग में जो हम कराते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं कि कॉपर को रिकवर, मतलब उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। साथ ही साथ ये क्या काम करता है कि जो उसकी अगर वैसे कराएं उसकी प्यूरिफिकेशन कॉपर की तो काफी कॉस्ट लगेगा। ये कॉस्ट को थोड़ा सा कम करने का काम करता है। ठीक, ये जो बैक्टीरिया इसको यूज करते हैं कॉपर में प्यूरिफिकेशन में, तो वो यहाँ यूज होता है। अब हम बात करें स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप को देखें तो माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है, स्कोप वर्ड से हमको जिससे समझ में आता है कि उस फील्ड में कितना मतलब विस्तार है, उस फील्ड में कितनी चीजें हम कर सकते हैं। तो स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है यहाँ पे क्या है कि बोथ बेसिक एंड अप्लाइड डिसीज। बेसिक डिसीज, नाउ व्हाट इज बेसिक एंड अप्लाइड डिसीज। बेसिक डिसीज उस डिसीज को हम बोलते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को क्या हो गया,
जैसे कोविड का हम ले लेते हैं, ठीक, किसी को कोविड हो गया, अब किसी को यहाँ पे क्या हुआ, कोविड हो गया। अब जब हम कोविड की स्टडी करेंगे कि आखिर हुआ कैसे, कितना ये बॉडी में फैला हुआ है, और कौन सा ऑर्गन को ज्यादा हार्म कर रहा है, फिर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो क्या होगा, ये हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गया। ठीक, अब आपका आएगा अप्लाइड डिसीज। अप्लाइड डिसीज क्या होता है, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, उस बीमारी को दूर करने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं कि हमने आपको ये मेडिसिन दिया, ये आप इसको खाओ, आप इस तरह से करते हैं, इस टाइम इतने टाइम पे इसमें टाइम लैपिंग करो, लैपिंग के साथ करते हैं कोई भी चीज़ की क्लैश डाउन मत करो। तो उस सबसे चीज़ क्या होती है कि वो अप्लाइड हो जाएगा। अप्लाइड मतलब चीज़ों को हम जिससे किसी पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई मतलब जब जिससे हमें डिसीज हो गया तो हमने मेडिसिन लेना शुरू कर दिया, तो वो अप्लाइड हो गया। बेसिक क्या हुआ कि पहले बेसिक नॉलेज लेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, ये है क्या, किस चीज से हुआ, कौन से ऑर्गन पर ज्यादा इफेक्टिव हुआ, तो उसे कहते हैं बेसिक। ठीक, यहाँ पे क्लियर हो गया बेसिक और अप्लाइड डिसीज। तो माइक्रोबायोलॉजी को हम बेसिक अप्लाइड डिसीज के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। पहला ये हो गया, इसका स्कोप है, और बेसिकली आप इसको देखो तो लेबोरेटरी में ये वर्क होता है। ओके, इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि अगर आप किसी चीज की भी स्टडी कर लेते हैं, ठीक, आपने किसी चीज को स्टडी कर लिया, ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज हो गई, अब आपको तो नॉलेज हो गई कि हाँ ये चीज ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, लेकिन आप कैसे उसको बताओगे, कैसे आप अपने को क्लेरिफाई करोगे कि हाँ ये ठीक है, इतने रेंज पे हो रहा है, इतना हमने ml लिया, और ml इतना भले ले लिया, जैसे कि हमने 10 ml ले लिया, हमें किसी पे अप्लाई करना है, अब उसको फिर हमने 20 ml ले लिया किसी चीज को, अब हम कैसे पता करेंगे कि ये एकदम एग्जैक्ट रेशियो है और क्या ये इफेक्टिव है कि नहीं है। तो हमको किसी ना किसी चीज पे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएं, क्योंकि उसमें भी हम अप्लाई करते ही हैं, हमने एक डीएनए लिया, ठीक, और यहाँ पे क्या किया कि डीएनए का जो अनवांट, जो मतलब जिसको हमको चेंज करना है, फॉरेन डीएनए से हम क्या करेंगे, उसको अलग करेंगे। ठीक, ये प्लाज्मिड है, सॉरी, प्लाज्मिड में जो इतना है टी डीएनए, इसको अलग करेंगे, फॉरेन डीएनए यहाँ पे क्या करेंगे, अटैच करेंगे, और फिर इसको हम ये क्या कर रहे हैं, ये अप्लाई कर रहे हैं, ये हम पूरा देख के अप्लाई कर रहे हैं कि कैसे ये वर्क करेगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक, इसलिए इसको बोला जाता है इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। वी कम टू नो अ ग्रेट डील अबाउट द माइक्रोब्स। Microbiologist has applied oriented on the impact of microbiology on human life। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे अमाउंट में पूरे माइक्रोब्स के साथ डीलिंग करते हैं। क्यों हम माइक्रोब्स के साथ डीलिंग करते हैं, तो इसलिए हम माइक्रोब्स के साथ डीलिंग करते हैं क्योंकि बेसिकली हमको यहाँ पे माइक्रोब्स की स्टडी ही करनी रहती है कि कौन सी जगह कितने अमाउंट में क्या माइक्रोब्स हो रहा है, कौन कौन सा माइक्रोब्स आ रहा है, कहाँ पे उसको क्या यूज हो रहा है, कितना वो इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव नहीं है। ठीक, और जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वो जो माइक्रोब्स को यूज करते हैं, ठीक, और यूज करके उनकी स्टडी करते हैं, उनको हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। वो यहाँ पे क्या करते हैं कि माइक्रोब्स को ह्यूमन लाइफ पे देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है। अगर यही बात हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में ये भी आ जाएगा तुरंत ऊपर वाला, कि जैसे कि इन्होंने क्या किया कि डीएनए को देखा कि फॉरेन डीएनए का इसमें क्या रोल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये डायरेक्ट क्या होगा, इसका एग्जाम्पल ऊपर वाला होगा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम करते हैं। Now, the influence of microorganism in human life is both beneficial as well as detrimental also। कहने का ये मतलब है कि जो ये इन्फ्लुएंस है, मतलब ये जो प्रभाव पड़ता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ह्यूमन की लाइफ में, ये क्या होता है कि ये प्रभावशाली भी होता है, मतलब फायदेमंद भी होता है, साथ ही साथ डिटरमिनेट, मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो आप मतलब निश्चित अभी नहीं है, आप सोच विचार कर रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, और अगर ये ठीक है तो कितना ठीक पड़ रहा है। तो आप ये क्या होता है कि आप एक चीज को बेनिफिशियल भी है और किसी चीज में आप कभी सोचते भी हैं, क्योंकि कुछ चीजें अप्लाई करने में भी अलग टाइम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड की बात करें तो उसका बेसिक जो उसका मेन जो वैक्सीन है, देखने में, उसको अप्लाई करने में बहुत टाइम लग गया, तो वहां पे वो कंडीशन क्या हो गई, वो डेट्रीमेंटल कंडीशन हो गई। ठीक, और बेनिफिशियल कंडीशन कैसे हो गई, जैसे कि हमने काफी सारी मेडिसिन निकाल, जैसे सॉरी साइंटिस्ट लोगों ने काफी सारी मेडिसिन निकाल दी, और फिर एक मेडिसिन निकालने के बाद काफी, जैसे कि नॉर्मल फीवर की दवा हो गई,
तो उसमें वर्क कर रहा है, हाँ ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेनिफिशियल है, प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक। द स्कोप influence due to the involvement of microbiology in many fields in pharmacy, dairy industry, agriculture, chemistry, technology एंड नैनो टेक्नोलॉजी। कहने का ये मतलब है कि इस फील्ड में जो स्कोप है, जो स्कोप मतलब जो विस्तार है, विस्तार पूर्वक है, वो काफी चीजों में इन्वॉल्व है। जो माइक्रोबायोलॉजी है वो काफी फील्ड में, काफी चीजों में इन्वॉल्व है। और वो जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मेडिसिन के फील्ड में है। फेरामेंसी क्या होता है? व्हाट इज फेरामेंसी? फेरामेंसी वो होता है जो कि मेडिसिन को बनाने का काम करते हैं, ठीक, उनको हम फेरामेंसी बोलते हैं। वहां पे वो देखते हैं कि कितने कितने अमाउंट में क्या चीज देना है और मेडिसिन कैसे बनेगी। तो फेरामेंसी उनको बोलते हैं जो मेडिसिन को बनाने का काम करते हैं। फिर डेयरी प्रोडक्ट मतलब जितने भी दूध के प्रोडक्ट उसमें। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आपके काफी सारे हो जाते हैं, उसमें ऑलरेडी आपका दूध इन्वॉल्व हो गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की हम बात करें तो खेती बाड़ी की फील्ड में। उसके बाद केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी मतलब अब केमिकल टेक्नोलॉजी को हम कैसे ले लेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें केमिकल टेक्नोलॉजी की, तो हमने एक केमिकल ही यूज किया ना। जैसे कि हमने क्या किया कि पेट्रोल है, अब 100% प्योरीफाइड पेट्रोल था, उसमें हमने क्या किया कि 30% इथेनॉल ऐड किया। तो यहाँ पे हमने एक केमिकली यूज चीजें यूज करके हम देख रहे हैं कि कितना इफेक्टिव है कि नहीं है, ठीक। फिर नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्टडी करना या फिर उनके रिसर्च करना, वो हो गया, ठीक। द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ थ्रू enhancement and intervention of microbial organisms। कहने का ये मतलब है कि जो हम माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करते हैं, जब इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो हम बेसिकली क्या देखते हैं कि ये हमारे समझने के लिए, हमारे क्या कहते हैं लाइफ पे बहुत इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ कि चीजों को और भी क्या कहते हैं विस्तार से हमको बताती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितने यूजफुल हैं, और साथ ही साथ ये बताती है कि ये हमारी लाइफ में कितना ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब हम क्या देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ ही साथ उनके प्रिंसिपल क्या, माइक्रोबायोलॉजी का फिर सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें, द माइक्रोबायोलिक पैटर्न ऑफ माइक्रोब्स कैन बी स्टडी एट डिफरेंट स्टेज एंड देयर लाइफ प्रोसेस at different stage, their growth reproduction is in the comparison to the higher organisms। कहने का ये मतलब है कि अगर हम माइक्रोब्स की, ठीक, माइक्रोब्स की जो हम स्टडी करते हैं, तो जब हम स्टडी करेंगे तो पहले तो हम ये देखेंगे कि आखिर वो जनरेट होते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक ही माइक्रोब से वही चलता रहेगा पूरी जनरेशन तक। तो आखिर वो क्या कहते हैं अपने को क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। साथ ही साथ उनकी क्या कौन कौन सी लाइफ स्टेजेस हैं, ये हम देखेंगे। फिर वो किस स्टेज पे कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव नहीं है, वो चीज हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कॉलरा की बात करें, तो कॉलरा में क्या होता है कि अगर कोई जो यंग कॉलरा होता है, तो आपको ब्लूगिनेल्गा है, ठीक है, लेकिन जो यंग कॉलरा होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसमें फैट की मात्रा नाम मात्र की होती है। और वही जब क्या कहते हैं एल्डर कॉलरा होता है, तो उसमें क्या होता है कि फैट जो है वो ज्यादा प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक, ये हो गया। फिर अगर हम बात कर ले ईस्ट की, ईस्ट तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया। ईस्ट के केस में क्या होता है कि जो अगर हम किसी दही को लिए और हमने क्या कहते हैं उसमें दूध डाला और उसमें दही बना दी, तो दही तो बन गई। अब अगर उस दही को हम दही बनने के बाद हमने उसको यूज नहीं किया, उसको हमने 3-4 दिन तक ऐसे छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, दही हमारी बहुत खट्टी हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि ईस्ट की जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, दही एकदम खट्टी हो जाएगी, ठीक। उसमें येलोइश एक तरह से एक येलोइश थिन लेयर क्रिएट हो जाएगा, पीले कलर का एक पतला परत बन जाती है, ठीक। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि उनके स्टेजेस क्या हैं और कितने स्टेज में वो किस तरह से रिप्रोड्यूस अपने को कर रहे हैं। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन इज इन कंपैरिजन टू हायर ऑर्गेनिज्म। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ना हायर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम इफ यू टॉकिंग अबाउट द कॉर्डेट्स, ठीक, हम कॉर्डेट्स की अगर बात करें तो कॉर्डेट्स से कंपेयर में जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनका रिप्रोडक्शन बहुत इजी और बहुत फास्ट रेट होता है, रैपिडली होता है। वही अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें, कॉर्डेट्स में अगर हमने बात कर ली किसी एनिमल को ले ले या फिर ह्यूमन बीइंग को ही ले ले,
तो इनका रिप्रोडक्शन काफी कॉम्प्लिकेशन होता है। कैसे कॉम्प्लिकेशन इनका रिप्रोडक्शन हो गया? पहले क्या होगा कि मिटोटिक डिवीजन चलेगा, फिर मियोसिस डिवीजन चलेगा। डिवीजन इतना चला ठीक है, उसके बाद फिर उनको काफी लंबा टाइम पीरियड भी चाहिए होता है किसी चीज पे कहते हैं परफॉर्म होने में। साथ ही साथ कहते हैं उसको और टाइम लगेगा उसी यंग वंस को, मतलब जो कहते हैं ऑफस्प्रिंग है उसको मैच्योर होने में। ठीक, तो क्या होगा, वो क्या कहते हैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा लंबा पीरियड हो गया, और हायर ऑर्गेनिज्म में ज्यादा पीरियड हो जाता है, और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि बहुत रेपिडली रेशियो में होता है। रेपिडली रेशियो मतलब बहुत फास्ट होता है। ठीक है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रो इन लेस स्पेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये छोटी सी जगह में ही ग्रो अप हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर क्या करेंगे आप, इतना ही बड़ा, मात्र इतना ही बड़ा कोई डिश लेते हैं, ठीक, कोई भी डिश मतलब छोटी सी कटोरी या फिर छोटी सा प्लेट या फिर कोई भी छोटा सा एक ऐसा चीज जिसमें आप कुछ रख सकें, तो इतने ही एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने क्या कहते हैं जगह बना लेंगे। वही क्या होते हैं जो अभी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इतनी जगह में रिप्रोड्यूस नहीं होंगे, इनको थोड़ा सा बड़ी जगह चाहिए होती है। ठीक, और इनके साथ क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ कि छोटी जगह में तुरंत रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। साथ ही साथ ये कहते हैं इन टेस्ट ट्यूब और फ्लैक्स। टेस्ट ट्यूब कितना बड़ा होता है, ये टेस्ट ट्यूब यही है ना, इतना ऐसे होता है। ठीक, तो अगर इतने में है तो इतने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरे क्रिएट हो जाएंगे। ये ग्रो रेपिडली एंड रिप्रोड्यूस एज हायर रेट। ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये बहुत जल्दी ही रैपिड अमाउंट में बहुत फास्ट इनका रिप्रोडक्शन होता है और बहुत भारी मात्रा में, मतलब खूब ज्यादा होता है। ये नहीं कि सिर्फ अगर हो रहा है तो सिर्फ एक ही होगा, दो ही होगा, एक टाइम पे एक होगा, दूसरे टाइम पे दूसरा होगा, ऐसा नहीं। एक टाइम पे अप्रॉक्स 40-50 से ऊपर होगा। ठीक है, फिर बैक्टीरिया द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस विद इन 20 मिनट्स। जो बैक्टीरिया है ये पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने को रिड्यूस कर लेता है 20 मिनट के अंदर, एंड कैन बी फाउंड वर्चुअली एवरीवेयर इंक्लूडिंग एक्सट्रीम कंडीशंस। ये हर जगह पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, थर्मोबैक्टीरिया होते हैं। तो थर्मोबैक्टीरिया कौन सा, ये सब आपके है माइक्रोबायोलॉजी में टॉपिक है, इसको भी हम पढ़ाएंगे अभी। तो जो थर्मोबैक्टीरिया होते हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है, विशेषता क्या होती है, वो आपके 70 से 80 डिग्री सेल्सियस जब तक आप उनको पार नहीं कराएंगे वो जीवित नहीं रह पाएंगे। वो ऐसी ही जगह जीवित रहते हैं जहाँ पे 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर जाए, वो होते हैं थर्मोबैक्टीरिया। और नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया कोल्ड बैक्टीरिया होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनका जो टेम्परेचर है बहुत माइनस में चला जाएगा। और कुछ जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं वो इतने ही एनवायरमेंट में जितने हम लोग रह रहे हैं, जितने में हम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं इन्वायरमेंट को, वो उतने में सर्वाइव करते हैं। तो जो बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ये पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने को 20 मिनट के अंदर रिपीट कर लेता है, रिपीट रिप्रोडक्शन कर लेता है। साथ ही साथ ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि हर एक कंडीशन में अपने को क्या कर लेता है, इन्वॉल्व कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है वो सारे इन्वायरमेंट्स को। चाहे वो हाई टेम्परेचर दे दो, चाहे लो टेम्परेचर दे दो, और चाहे नॉर्मल टेम्परेचर दे दो। ठीक, डिपेंड करता है कि वो कौन सा बैक्टीरिया है। नाउ अगर हम बात करें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी मतलब कि हमको समझ में आता है वो टर्मिनोलॉजी, वो बातें जहाँ पे मेडिसिन की, अब मेडिसिन की फील्ड में माइक्रोबायोलॉजी की बात चलेगी। और इम्यूनोलॉजी वर्ड से हम क्या समझते हैं, इम्यूनोलॉजी वर्ड से हम ये समझते हैं कि यहाँ पे इम्यूनिटी की बात चल रही है। द स्टडी ऑफ इम्यून इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। ये पार्ट 1 में हम पढ़ाए थे, आपको याद होगा। ठीक, नाउ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या है? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ डिसीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बीइंग्स। कहने का ये मतलब है कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी होता है जो कि डिसीज कैसे हो रही है ऑर्गेनिज्म में, या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग में, या फिर किसी भी एनिमल्स में किस तरह से डिसीज कॉज हो रही है, उन डिसीज से कॉज होने का रीजन क्या है, ऐसा कौन सा उनको इन्वायरमेंट मिलेगा जो उनके फेवरेबल में है, जिसको अडॉप्ट कर ले रहे हैं, और वो क्या चीज ले रहे हैं और किस कारण से हुआ। तो ये सारी चीजें जो हम इनके बारे में पूरा अध्ययन करते हैं फुल मेडिकल के फील्ड में, तो उसको हम कहते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई एजेंट फॉर इन्फेक्शन, डिसीज एंड सजेस्टेड मेजर टू प्रिवेंट देम। ये क्या काम करता है कि हमने तो अभी स्टडी कर ली कि आखिर हुआ कैसे, कारण वर्ष क्या था। अब ये क्या
किसी को नाउ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी क्या है? किसी भी डिफेंस, अगर हमारी बॉडी डिफेंस है, अपने को डिफेंस कर रही है, अपने को प्रोटेक्ट कर रही है बाहर एजेंट से, बाहरी रोग या फिर उन पैथोजन से जो हमारे लिए हार्मफुल है, उसकी स्टडी, तो नोन एज इम्यूनोलॉजी, उसकी स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। मतलब कौन से ऐसे एजेंट है, ऐसा कौन सा बाहर का पैथोजन आ गया हमारी जो मतलब इम्यून मतलब प्रतिरोधक क्षमता है। अच्छा, वॉइस इज नॉट कमिंग और कमिंग, both these branches depend on the okay, both these matter, ये जो दो, तो यहाँ पे जो ब्रांचेस के बाद हम लोग ले रहे हैं, वो पहला ब्रांच हमारा क्या है, हमारा हम ले रहे हैं कि मेडिकल इम्यूनोलॉजी को। नॉट क्लियर? अच्छा, ब्रांचेस हैं, ये प्रैक्टिकली मेथड पे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक, हम किस तरह से माइक्रोब पर ये बहुत हार्मफुल होते हैं, ठीक, ये कहते हैं, सॉरी, हम बहुत इफेक्टिव होते हैं।